सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा में बहुत अधिक बार पूछा जाता है और बहुत ही चर्चित है। तो प्रश्न है, सिद्ध करें कि √5 अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से √2, √3, √7, √11 का भी बनेगा। तो इसको कैसे हम लोग प्रूव कर पाएंगे? तो इससे पहले हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या जो होता है, सबसे पहला जो कंडीशन है परिमेय होने के लिए कि यह p/q के रूप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि q यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो नीचे जो है q वह 0 नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा कंडीशन ये है कि p और q दोनों पूर्णांक हो, p और q दोनों पूर्णांक हो। इसके साथ एक हम लोग समझ सकते हैं और एक चीज है कि परिमेय संख्या में कभी भी कुछ यहाँ p और q दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं रहेगा। p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, ये तो 3 इसका गुण है ही, लेकिन इसके साथ में यह कॉमन चीज है, पहले से ही हम लोग मान करके चलते हैं कि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है कि दोनों में एक ऐसा गुणनखंड होगा जो दोनों में हो, एक ऐसा गुणनखंड जो दोनों में हो। जैसे मान लीजिए 20/16 है, यानी कि 20/16 जो है इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये कटेगा, 4×5 = 20 और 4×4 = 16, यानी कि 5/4। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है 5 × 4 है और इसमें जो है 4 × 4 है। तो दोनों में ऐसा क्या है जो मतलब दोनों के गुणनखंड में ऐसा कौन गुणनखंड है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो? दोनों के गुणनखंडों में क्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो? तो दोनों में एक 4 उभयनिष्ठ है, इसीलिए दोनों का कॉमन यानी कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ वो 4 हुआ। और इस प्रकार से 4 से अगर कटेगा तो 4×5 = 20 और 4×4 = 16, तो इस प्रकार से 5/4 आ जाए। जैसे 30/24, तो देखिए दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 है, तो 6×5 = 30 और 6×4 = 24। इस प्रकार से कटाना है कि ये फिर से ना कटे। ठीक है, ये समझ लो कि कभी भी परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे तो हम लोग इसको इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड से कटा देंगे और जो कटने के बाद में आएगा उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या में हमेशा ध्यान रखना है, अब से कहीं भी दिखे अगर किसी भी p/q का रूप दिखे संख्या का, परिमेय संख्या का रूप दिखे जो p/q के रूप का हो, तो वहां पर आपको कटा देना है और कटने के बाद में जो आएगा उसके बारे में हमको बात करना है। ठीक है, तो ये हुआ परिमेय संख्या का कुछ महत्वपूर्ण बात। अब अपरिमेय क्या है? अपरिमेय संख्या क्या है? तो जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। जो परिमेय संख्या नहीं हो
वही अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या कौन कौन, जैसे √3, √2, √5, -√2, -√7, 2√5। देखिए, एक परिमेय दूसरा अपरिमेय गुना के रूप में है तब भी अपरिमेय हो जाता है। √3/2, 2/√5, 2√3/5, √3/2√5, ये सभी क्या हो गए, अपरिमेय हो गए। फिर से 2 + √3, 5 - √7, √11 + 1, √3 + 2/5, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हो गए। ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम √9 का, तो ये हो गया परिमेय संख्या, क्योंकि इसका जो वर्गमूल होगा वो 3 होगा। √9 को हम लिख सकते हैं √9 = 3, तो ये हो गया परिमेय संख्या। जैसे √16 = 4 होगा, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं हुआ। आप लोगों को वर्गमूल जरूर पता होगा, तो उस प्रकार से √16 जो है वो 4 के बराबर होगा, यानी कि 16 का वर्गमूल 4 होगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं √16 यानी कि 4 के बारे में। 4 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो 4 परिमेय है। और इसको p/q के रूप में लिखेंगे तो 4/1 यानी कि 4/1, यानी कि इसका हर हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से ये परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। फिर से अब इसको सिद्ध करना है कि √5 अपरिमेय संख्या है, वो कैसे। तो चलिए हम इसके विरोधाभास से, मतलब अपरिमेय का विरोधाभास, मतलब जो अपरिमेय नहीं है वो परिमेय है, और जो परिमेय नहीं है वही अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या जो है उसका एक कंडीशन लागू होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम को सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या मान लेते हैं, अपरिमेय का तो कोई डेफिनेशन हम लोग जानते नहीं है। बात यही है कि जो परिमेय नहीं है वही अपरिमेय है। हम उसी प्रकार से इसका कोई डेफिनेशन आपको देना नहीं है, हम समझने के लिए इस प्रकार से लिख दिए हैं। लेकिन जो परिमेय नहीं है वही अपरिमेय है। तो ठीक है, तो अपरिमेय का यही डेफिनेशन है, जो परिमेय नहीं है वही अपरिमेय है। तो सबसे पहले हम परिमेय इसको बना लेते हैं, चाहे परिमेय इसको सिद्ध करेंगे, लेकिन ये जब परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, तो परिमेय वाला कंडीशन इसमें लागू करेंगे। मान लीजिए ये अगर अपरिमेय है तो परिमेय वाला कंडीशन इसमें होल्ड नहीं करेगा, तो इस प्रकार से यह परिमेय सिद्ध हो जाएगा। यानी कि इसके विरोधाभास, यानी कि उल्टा हम काम करेंगे तो ये इसी प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ध्यान से, परीक्षा में आप लोग प्रश्न नहीं उतारें, सीधा आप लोग बनाएं, प्रश्न संख्या दे दें और फिर बनाएं। परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या है तो क्या, परिमेय संख्या है √5, तो यह तो p/q के रूप का होगा। तब √5 बराबर लिख सकते हैं p/q, जहां इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम में लिखेंगे, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये जो बात है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी बात के आधार पर हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो जब दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है
तो अब एक काम करते हैं कि ये तो रूट जैसा दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे रूट है, तो जो रूट लगा है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब जिसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या, ये 5 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब इसका वर्गमूल नहीं होगा पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में, पूर्णांक के रूप में नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये तो सीधा दिख रहा है, लेकिन हमको इसको परिमेय है तो इसको परिमेय के जैसा बनाना है। तो इसके लिए उपाय है कि दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर √5 का वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग करेंगे, √2 का वर्ग करेंगे, तो √2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, √2 का वर्ग कीजिएगा तो √2 इंटू √2 बराबर √4 और 4 का वर्गमूल 2। तो सिंपल सी बात है, √2 का वर्ग करने पर 2 हो गया, √3 का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा 3 होगा, √5 का वर्ग करने पर क्या होगा 5 होगा। तो ये तो परिमेय जैसा दिखने लगा, तो हम इसको परिमेय जैसा दिखाएंगे, लिखेंगे या यहाँ पर लिखेंगे, मतलब वर्ग करना होगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, यदि दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो √5 का वर्ग कीजिए, फिर p/q का वर्ग कीजिए। अब या √5 का वर्ग 5 बराबर p² बटा q², फिर q को इधर लाइए, 5q² बराबर p², इसको समीकरण 1 बना दीजिए। अब इसका सबसे पहले निष्कर्ष देखते हैं कि इसका क्या निष्कर्ष निकला। चलिए, सबसे पहला चीज है कि इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग जरा देखते हैं। ये गुना के रूप में है, दोनों को जरा ध्यान देना है, ये और ये गुना के रूप में है, बराबर इतना हो रहा है। अगर जैसे मान लीजिए ये 5 है, 5 गुना 2 बराबर 10 होता है, 5 गुना 2 बराबर 10 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 10 का गुणनखंड है। तो जब 5 10 का गुणनखंड हो गया, यहाँ पे 5 10 का गुणनखंड है, अब दोनों ओर वर्ग कर दीजिए। दोनों ओर यदि वर्ग कर दीजिएगा, चलिए स्टेप आगे बढ़ाते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये है इसके रूप में हम कर देते हैं, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तब 5 गुना 2 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग, 5 का वर्ग गुना 2 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। आप कहेंगे कि ये दोनों को गुना करके वर्ग कर दीजिए डायरेक्ट, लेकिन हमको इस रूप में लाना है इसको। तो 5 गुना 5 गुना 2 का वर्ग 4 बराबर 10 का वर्ग। अब चलिए, अब इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 चौका 20 बराबर 10 का वर्ग, यानी कि 100। जरा ध्यान देना, हम इस पर 100 पर नहीं, इस पर हम विचार करते हैं। क्या यहाँ 5 10 का एक गुणनखंड है, तो क्या यहाँ 5 100 का भी एक गुणनखंड है कि नहीं? गौर से देखिए, 5 100 का भी गुणनखंड है, जो कि कितना का वर्ग है 10 का वर्ग है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 10 के वर्ग का गुणनखंड है। 5 10 के वर्ग का गुणनखंड अगर है, यदि 5 10 के वर्ग का गुणनखंड है तो 5 10 का भी गुणनखंड होगा। 5 10 के वर्ग का गुणनखंड है तो 5 10 का भी एक गुणनखंड होगा। इसको अगर ऐसे भी समझे, 5 10 का गुणनखंड है यहाँ पर, तो उसी प्रकार से 5 10 के वर्ग का भी गुणनखंड है। तो फिर अब उल्टा चलिए, 5 10 के वर्ग का गुणनखंड है तो उसी प्रकार 5 10 का भी गुणनखंड है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं 5, यदि 5 p² का गुणनखंड है, यहाँ पर लिखेंगे यदि 5 p² का एक गुणनखंड है, जरा ध्यान दीजिए, 5 100 का गुणनखंड है, मतलब 10 के वर्ग का गुणनखंड है। 5 10 के वर्ग का गुणनखंड है तो 5 10 का भी गुणनखंड होगा। 5 10 के वर्ग का गुणनखंड है
तो 5 10 का भी गुणनखंड होगा, मतलब ये बात है। यदि 5 पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो 5 पी का भी एक गुणनखंड होगा। अब चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 पी का भी एक गुणनखंड होगा, इसका क्या अर्थ है, तो लिखते हैं, इसको गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, माना कि, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसको मिटाया जाए। माना कि, जरा ध्यान दीजिएगा, 5 पी का एक गुणनखंड है, तो 5 जब पी का गुणनखंड है तो माना कि 5m बराबर पी, क्योंकि 5 पी का गुणनखंड है तो हम यहाँ पर जो चीज़ है वो रख सकते हैं। जैसे यहाँ 5 गुना 2 था बराबर 10 था, इस प्रकार से था, तो 5 गुना 20 हो गया था तो बराबर 10 का वर्ग हुआ था, यही तो था। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेना देना है, हमको यहाँ का लेना देना, और ई जो है इसको हम एम मान करके चलेंगे। कुछ जो मतलब गुणनखंड है, ये गुणनखंड है तो बाकी से हमको लेना देना नहीं है, बाकी के साथ में गुना हुआ है तो इसको हम एम एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो हम क्या किए कि गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो इसको गुना 20 गुना 2 के रूप में लिखे हैं, तो 10 गुना 20 के रूप में तो 100 हो गया कि ना। तो इस प्रकार से यदि 5 गुणनखंड है तो 5 गुना, अब इसके बाद जो भी है, जैसे 4 28 का गुणनखंड है तो 4 गुना बराबर 28 लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा, तो उस चीज़ को हम जो कुछ भी मानना चाहें मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो p है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यदि 5p का गुणनखंड है तो 5m बराबर p लिख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, रख दीजिए समीकरण 1 यहाँ पर है, p का मान रखेंगे 5q स्क्वायर बराबर, अब p का मान है 5m और इसका भी वर्ग करेंगे, 5q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर, 5 से कटा दीजिए, 25, क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या आया आपकी बार, इसका मतलब यह हुआ कि 5q स्क्वायर का गुणनखंड है, यदि 5q स्क्वायर का एक गुणनखंड है, इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर है, लेकिन इसमें p स्क्वायर इधर था, इधर q स्क्वायर है और ये वाला पोर्शन इधर है। यहाँ 5q स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो 5q का भी एक गुणनखंड होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कहा कि p और q दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि 5p का एक गुणनखंड है, 5q का भी एक गुणनखंड है। मतलब यहाँ 5p और q दोनों का
उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः ये तो मान्यता गलत हो गई। तो जब ये मान्यता गलत हो गई तो एक मतलब किसके लिए था, √5 के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि √5, जब ये मान्यता गलत हो गई तो ये भी बात गलत हो गया कि ये परिमेय संख्या नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक आ रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, तो ये वाला बात गलत हो गया। इसका मतलब ये वाला बात गलत हो गया, तो मतलब √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हो गया। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक